ओम के फैसला सुनाने पर ये शादी तय हो गई थी और उसकी खूबसूरत सी दुल्हन उसके बेड पर बैठी हाथों में छुरी थामे थी। कायरा ये शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन सबके दबाव में आकर उसे ये शादी ओम से करनी पड़ी थी। लेकिन अब वह एक कमरे में एक साथ कभी नहीं रहना चाहती थी। ओम ने धीरे धीरे जाकर उसके हाथों से छुरी छीनकर उसको अपने कलेजे से चिपकाया था और उसे विश्वास दिलाया था कि तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे भले के लिए तुम्हें डांटता रहता था, लेकिन तुम विश्वास करो, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। विश्वास नहीं होता तो ये छुरी उठाओ और मेरे दिल की जगह काट कर देख लो, उसमें सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा होगा। छुरी की नोक अपने दिल की जगह रख लिया। कायरा बिल्कुल कांप उठी थी। उसने डरते हुए अपने हाथों को पीछे किया। फिर ओम ने धीरे धीरे उसके जिस्म को अपने सीने से चिपकाए और बड़ी देर तक यूं ही एक दूसरे की सांसों को महसूस करते रहे और मन ही मन उससे वादा करता रहा, तुम विश्वास करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ओम ने अपने सीने में इतनी जोर से उसे चिपकाया था कि उसकी छुरी अपने आप ही नीचे गिर गई थी और वे उसकी उस धड़कन को महसूस कर रही थी। धीरे से अपने गोद में उठाता उसे बिस्तर पर लाया था और उसे धीरे धीरे मनाने की कोशिश कर रहा था। कई दिन लगे थे ओम को अपने ऊपर विश्वास दिलवाने में। ये कहानी उस दिन शुरू हुई थी जब 8 बज रहे थे। कमरे में हल्की सी रोशनी पर्दों के बीच से छन कर आ रही थी। बाहर आंगन में चिड़ियों की चरचराहट और रसोई से चाय पराठे की खुशबू आ रही थी। कौशल्या देवी हमेशा की तरह अपने सोफे पर टेक लगाए बैठी थी। उनके चेहरे पर बहुत गुस्सा और आंखों में वही कड़ी चुभन थी जिससे घर के सभी लोग डरते थे। उनके बराबर में ओम बड़े सुकून से बैठा था। सफ़ेद रंग की टी शर्ट कैबरी में ओम अपनी दादी की मौजूदगी में चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। कुछ पल बाद दरवाज़ा धीरे से खुला और कायरा दबे कदमों से अंदर आई। उसकी नज़रें झुकी हुई थी और हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसी हुई थी। कमरे की हवा में बिल्कुल चुप्पी का बोझ बढ़ गया था। अंदर आते ही उसने काफ़ी धीमी आवाज़ में सबको प्रणाम किया। दादी के पैर छुए दिल ही दिल में साथ में बड़बड़ाई भी थी, आज शेरनी के साथ शेर भी बैठा हुआ है, दोनों आज मुझ मासूम हिरनी का शिकार जरूर करेंगे। हमेशा की तरह कौशल्या देवी के चेहरे पर नाखुशी के लकीरें उभर आई थी। वह भारी आवाज़ में बोली, ये वक्त है तुम्हारे उठने का। सुबह के 11 बज रहे हैं। हमारे परिवार की बहू बेटियां सूरज निकलने से पहले उठ जाती हैं। सानवी को ही देख लो, वह भी तुम्हारी ही उम्र के है, सुबह 7 बजे तक सब काम निपटा लेती है। तुम्हें उससे सीखना चाहिए। तुमसे सिर्फ वह 2-3 साल बड़ी होगी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे तुमसे वो पूरी 20 साल बड़ी हो। अभी तक तुम्हारा बचपना ही खत्म नहीं हो रहा। क्या करूं मैं तुम्हारा? ओम ने अपनी निगाहें घुमाकर देखा और ओम के होठों पर सख्ती उभर आई। वह एकदम बोला, परहेज कीजिए दादी, मानवी की मिसाल देने से, क्योंकि उसके अंगूठे के बराबर भी नहीं है ये लड़की। ये उसकी हम उम्र जरूर है, लेकिन वो मेरी बहन है। उसकी परवरिश मैंने की है। अगर आप इसकी परवरिश मेरे हाथ में देती तो इसका दिमाग भी बिल्कुल ठीक करके रख देता। बिन वजह आपने इस लड़की को बहुत छूट दी हुई है, जिसका नतीजा अब आपके सामने खड़ा हुआ है। कौशल्या देवी ने जल्दी से उसे घूरा, फिर सख्ती से बोली, ऐसी बात नहीं है ओम, परवरिश तो इसकी भी अच्छी हुई है, आखिरकार तुम्हारी माँ ने ही तो की है। लेकिन ये लड़की हर वक्त अपने आप में मगन रहती है, घर के रीति रिवाज का ये ख्याल ही नहीं रखती। किसी दिन मेरी छड़ी उठ गई तो इसका दिमाग भी बिल्कुल ठीक करके रख दूंगी। ये समझती है बूढ़ी दादी के हाथों में जान नहीं, मगर जिस दिन इसने मेरी जान देख ली तो हर वक्त अपना मुँह छुपाती रहेगी। कायरा सहमी हुई आवाज़ में जल्दी से बोली, दादी इसके बाद मैं हमेशा ख्याल रखूंगी, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। प्लीज़ आप उनसे कहिए कि मुझे कुछ ना कहें, सिर्फ आप ही मुझे समझा सकती हैं और कोई नहीं। वह जल्दी से एतराज़ कर गई थी। उसके डांट उसे हमेशा बुरे लगते थे। वह हमेशा यही बात कहती थी, पापा डांट सकते हैं, मम्मी डांट सकती हैं, दादी भी डांट सकती है, मेरी हम उम्र सहेली सानवी भी मुझे डांट सकती है, मगर इस राजकुमार को मैं अधिकार बिल्कुल भी नहीं देती। लेकिन ये जानती नहीं थी कि पूरे घर में वही उस पर सबसे ज़्यादा अधिकार रखता था। ओम कुर्सी पर जरा सा आगे होकर तेज आवाज में बोला, बताऊं तुम्हें क्या कर सकता हूं मैं? उसके शब्दों की भारी गूंज ने कायरा के जिस्म को हिला दिया। वह एकदम पीछे हटी और कांपते हुए बोली, माफ़ कर दो दादी, अब सच बोल रही हूँ, सुबह जल्दी उठूंगी। कल रात को सोने में देर हो गई थी। वो हमेशा ही उसके गुस्से से डर जाती थी। इस बार भी ऐसा ही हुआ था। जरा सी आंखें दिखाने पर वह जल्दी लाइन पर आ गई थी। उसकी बात सुनकर ओम ने तुरंत सवाल किया, क्यों देर हुई थी?
वजह बताओ। कायरा ने सर उठाई, आंखें भीगी हुई थी और धीमी मगर चोर सी आवाज में बोली, मेरे कॉलेज में टेस्ट है, उसी की तैयारी चल रही थी। अगर विश्वास नहीं होता तो आप सानवी से ही पूछ सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और मैं झूठ कहना पसंद भी नहीं करती, क्योंकि झूठ कहने वालों को भगवान पसंद नहीं करते। इस बार भी वो सफाई से खुद को क्लियर कर गई। कौशल्या देवी गुस्से में हंसकर बोली, हाँ, तुम्हारी माँ भी ऐसे ही बहाने बनाया करती थी। खुद तो दुनिया से चली गई और तुम्हें हमारे सिर पर छोड़ गई। हमेशा की तरह इस ताने के बाद कायरा का सिर झुक गया था। आंखों में नमी उभर आई थी, होंठ कांप रहे थे, मगर कुछ बोल नहीं पाई। कमरे में पल भर के लिए चुप्पी छा गई। ओम के चेहरे पर गुस्से की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उसने सख्त नजरों से दादी की तरफ देखा और इशारे से उन्हें और ज्यादा कुछ कहने से रोक लिया। वह सख्ती से बात करता था, उस पर पाबंदियां लगाता था, मगर उसकी आंखों में आंसू उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। वह कौशल्या देवी की तरफ देखते हुए भारी मगर नरम शब्दों में बोला, जाओ और अब ख्याल रखना, सुबह जल्दी उठो और मेज पर सबके साथ नाश्ता किया करो। अभी जाकर नाश्ता करो। अब मुझे पता चला कि तुमने नाश्ता नहीं किया तो याद रखना, मेरे गुस्से से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कायरा ने सहमी हुई आवाज में हाँ कहा और जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, दिल जोर से धड़क रहा था। दरवाजा खोलकर बाहर निकली तो उसे लग रहा था जैसे कोर्ट से आजाद हुई हो। कमरे में फिर वही चुप्पी रह गई, लेकिन ओम की आंखों में अभी वो नाराजगी साफ झलक रही थी जो उसने दादी के शब्दों पर महसूस की थी। वह उन्हें सख्त सुनाना चाहता था, मगर फिलहाल उठकर अपने काम पर चला गया, क्योंकि वो बेवजह दादी का दिल भी दुखाना नहीं चाहता था। किचन में हल्की सी भाप उठ रही थी, चूल्हे पर खाना बन रहा था, साथ ही तड़के भी लग रहे थे। उनकी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। नौकरानी कटी हुई सब्जियां ट्रे में रख रही थी, जबकि सानवी अपने अंदाज में दुपट्टा संभालते हुए रसोई में उन नौकरानियों के साथ काम में बिजी थी। हर चीज़ बड़े सुकून और बड़ी सावधानी से कर रही थी, जैसे उसे बरसों से ये सब संभालने की आदत पड़ चुकी हो। किचन की खिड़की से धूप अंदर आ रही थी, उसके साए में उसका चेहरा और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसी बीच धीरे से दरवाजा खुला। कायरा खामोशी से अंदर दाखिल हुई। चेहरे पर अभी तक कौशल्या देवी ओम की आवाज का डर बाकी था। कदम धीमे थे, आंखों में नमी अभी तक मौजूद थी। वह पीछे से जाकर अचानक सानवी के गले लग गई। सानवी ने चौंक कर मुड़कर देखा, जल्दी से अपने नरम हाथ उसके गाल पर लगाए। प्यार भरे शब्दों में वो बोल उठी, मेरी प्यारी सहेली। कहने को वह उसकी सहेली थी, मगर हमेशा उसे अपनी बहन की तरह प्यार करती थी। सानवी का अंदाज ही अलग रहता था। कायरा ने होंठ फैलाए, नजरें नीचे की और थरथरी आवाज में बोली, आपकी राजकुमारी को आपके भाई ने इतनी बुरी तरह से डांटा है, बस मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रह गई। आप भी कुछ दिनों के बाद शादी करके चली जाओगी, फिर मुझे कौन बचाएगा? आपके उस रूरल भाई से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है। लड़कियां अपनी जिंदगी फ्री माइंड होकर बिताती हैं, मगर मेरी जिंदगी में कोई फ्री डील नहीं, सिर्फ और सिर्फ परेशानी है। सब मुझे डांटते रहते हैं, न जाने मैंने ऐसा कौन सा पाप कर बैठी हूँ। हर एक बंदा मेरे ही पीछे पड़ा रहता है, ऐसा लगता है जैसे मैं कोई बोझ हूँ। वो काफी उदास थी। दादी की आखिरी बात ने उसका दिल तोड़कर रख दिया था। सानवी हंसी दबाकर उसकी थोड़ी ऊपर की और नरमी से बोली, वो राजकुमार मेरा भाई है ना, वह तुम्हारा सबसे ज्यादा ख्याल रखता है, बस तुम्हें ये नजर नहीं आता। कभी कभी वह सख्त बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं है वह तुम्हें चाहता नहीं, वह तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता है, लेकिन तुम देखना नहीं चाहती। तुम सिर्फ उसकी शक्ति देखती रहती हो, मगर उस शक्ति में छुपा हुआ प्यार नहीं देख पाती। कायरा ने कुर्सी खींचकर जोर से जमीन पर पटकी, मुंह बनाते हुए बैठ गई और शिकायती अंदाज में बोली, हाँ हाँ पता है मुझे, आपके तो भाई है ना, आप क्यों उनके खिलाफ जाओगी? उस पल सानवी हंसते हुए बोली, अच्छा बाबा, अब ये बताओ नाश्ता करोगी? बनाया है तुम्हारे लिए। इस पर वह जल्दी से मुंह बनाकर बोली, बनाओ आप नाश्ता, आपके भाई का ऑर्डर है। अगर मैंने ठीक से नाश्ता नहीं किया तो मुझे उनके गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। मेरा तो कोई इरादा नहीं दोबारा डांट खाने का। सुबह सुबह मेरा मूड खराब है, अब बिना वजह दोपहर का भी खाना खराब हो जाएगा। इससे अच्छा है कि चुपचाप नाश्ता कर लेती हूँ, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था कुछ भी खाने का। सानवी ने उसे गौर से देखा और थोड़ी सी सख्ती मगर मोहब्बत से बोली, रात को मैंने कहा था सो जाओ, सुबह देख लेना अपने उस फालतू सीरियल को, मगर सुनती कहाँ हो। आधी रात तक तुम बैठकर वह फालतू की सीरियल देखती रहती हो। सही हुआ तुम्हारे साथ, बिल्कुल ठीक सजा मिली है तुम्हें, बल्कि दादी को चाहिए था कि 2 लगा देती। दिन ब दिन तुम बिगड़ती जा रही हो। कायरा नाक सिकोड़कर बोली, हाँ जी, सब गलती मेरी है, आप तो बस अपने भाई की साइड लेती हो।
कभी भी आप मेरी साइड नहीं लेती। न जाने आपको उन जैसों में क्या नजर आ जाता है, हर वक्त वह आपको भी तो डांटते रहते हैं, सानवी वो मत करो, ये मत करो, सानवी वो मत खाओ। पता नहीं उन्हें लड़कियों से क्या समस्या है। मेरी बस चले तो मैं उन्हें ठीक करके रख दूं। सानवी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया और चूल्हे की तरफ ध्यान देने लगी। कुछ देर के बाद उसने नाश्ते की प्लेट बड़े प्यार से सजाई। कई फलों का मिक्स प्लेट तैयार करके साथ में कई तरह के जूस तैयार किए, सूप के कप रखकर सावधानी से मेज पर रख दिया। कायरा हाथ बांधे बैठी रही। उसके होंठ फिर से फूले हुए थे, जैसे किसी जिद्दी बच्चों की तरह। सानवी ने उसे देखा, फिर नामे सिर हिलाते हुए उसके बराबर में बैठ गई। वह प्लेट अपनी तरफ खींच रही थी और फलों का कुछ टुकड़ा तोड़कर अपने हाथ से कायरा के मुंह के पास ले गई और नरम शब्दों में बोली, चलो जिद मत करो, कुछ खा लो। कुछ खाओगी तो ही एनर्जी आएगी, फिर मिलकर हम भाई की बुराइयां करेंगे। कायरा ने पहले नजरें दूसरी तरफ मोड़ ली, लेकिन फिर चुपचाप मुंह खोलकर निवाला ले लिया। वह चुपचाप खाने लगी। किचन की हवा में अब पहले जैसी गंभीरता नहीं थी। सानवी के हाथों की नरमी, उसका प्यार कायरा के दिल से सुबह की घुटन को जरा सा हल्का कर रहा था। सानवी ने हर निवाले के साथ प्यार भरा एहसास उसके मुंह में उतारा था, क्योंकि वे जानती थी वह कितनी नाजुक है। जिद्दी करती, कभी मुंह फुलाती, कभी नजरें चुराती, मगर खाती जाती। नौकरानी कोने में चुपचाप बर्तन धो रही थी, मुस्कुराते हुए दोनों सहेलियों का प्यार देख रही थी। दोनों सहेलियों के बीच सिर्फ 2-3 साल की उम्र का फर्क था, मगर सानवी हमेशा कायरा को संभालती हुई दिखाई देती, जैसे सच में वो उसकी दोस्त नहीं, उसकी माँ हो। कभी डांट देती, कभी प्यार जताती, कभी जिद तोड़ देती, तो कभी उसके आंसू पोंछ देती। कायरा के लिए वही उसका सबसे बड़ा सहारा थी। सानवी के दिल में भी हल्की सी उदासी उतर आई थी। कायरा के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, आप भी शादी करके चली जाओगी तो मुझे कौन बचाएगा। मगर उसने उस एहसास को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया था। वह जानती थी कि कायरा के दिल को अभी सुकून चाहिए था, और ये सुकून सिर्फ उसके प्यार से ही मिल सकता था। शाम के 4 बज रहे थे। हवेली के पिछले हिस्से में नौकर चाकर सफाई कर रहे थे। घास पर ओस की बूंदें जमी हुई थी। ठंडक और ताजी घास की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। एक पुराना सा आम का पेड़ बीचों बीच खड़ा था, उसकी शाखाएं हर तरफ फैली हुई थी। वह बहुत ही घना पेड़ था, अपनी छांव से हर तरफ हरियाली बिखेरे हुए था। परिंदे उस पेड़ की टहनियों पर बैठे चहचहा रहे थे। कभी उड़ान भरते, कभी आंगन के कोने में पड़े पीतल के बर्तनों के पास जाते। उस सुकून भरे माहौल में कायरा टांगे समेटे पेड़ के नीचे जमीन पर बैठी हुई थी। उसका दुपट्टा नीचे पड़ा हुआ था। वह अब जवान थी, उसका पूरा फिगर साफ नजर आ रहा था। उसकी बॉडी शेप भी उसमें झलक रही थी। उसके हाथ में आम के छोटे छोटे टुकड़े थे, जिन्हें वह चुपके चुपके मजे से खा रही थी। कभी नमक लगाती, कभी बिना नमक के मुंह में डाल लेती, आंखें बंद करके खटास का मजा लेती, इस बात से बेखबर कि अंदर ये खबर पहुंच गई है, बाहर वह क्या गुल खिला रही है। लेकिन सुकून का ये पल अचानक टूट गया। किसी ने तेजी से उसका कान मरोड़ा और वह चौंक कर उछल गई। दर्द से उसकी आवाज निकल गई। जल्दी से गर्दन घुमाकर देखा तो सामने सावित्री देवी खड़ी थी, ओम की माँ और उसकी आंटी। शुरू से ही वह उन्हें आंटी कहती थी। उनके चेहरे पर गुस्से से आंखें लाल हो रही थी। सावित्री देवी भारी शब्दों में बोली, उफ, हे भगवान, बिल्कुल इस लड़की को अपनी सेहत का ख्याल नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पिछली बार भी तुम्हारे पीरियड्स इसी वजह से जल्दी आ गया था और तुम्हारे ब्रेस्ट में दर्द होने लगा था। इसी आम की वजह से ये सब खराब हुआ था। 2 दिन बुखार में पड़ी रही, दवाइयों ने जान निकाल दी। अब फिर छुप छुप कर ये सब खा रही हो। आज आने दो उनको और तुम्हारे अंकल को। तुम्हारा दिमाग अगर आज मैंने ठीक नहीं करवाया तो मेरा भी नाम सावित्री नहीं। परेशान कर दिया है तुम्हारी इन हरकतों ने मुझे। तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही हो। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हर बार तुम बच जाती हो। ये सानवी बीच में आकर तुम्हारी साइड ले लेती है। ये भी मुझसे मार खाएगी। इसी के लाड प्यार ने तुम्हें बिगाड़ कर रखा है। कायरा जल्दी घबरा गई। हाथ में पकड़ा कच्चा आम एक झटके से जमीन पर फेंक दिया। रोने की शक्ल बना ली। अच्छा प्लीज आंटी जी माफ कर दीजिए। देखिए मैंने फेंक दिया है। मैं अब बिल्कुल नहीं खाऊंगी। ओम का नाम सुनते ही उसकी जान निकल गई थी। अंकल को तो वो आराम से मना लेती थी, सिर्फ एक आंसू टपकाने की देरी होती थी। लेकिन अगर ओम तक ये बात पहुंची तो वह जरूर उसकी टांगे तोड़ देता। इसीलिए वह गिड़गिड़ाने पर उतर आई थी। सावित्री देवी ने हाथ अपने कमर पर रखे नामे सिर हिलाते हुए बोली, अब तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरी सुनती ही नहीं हो। लगता है तुम्हें अपनी माँ की जरा भी परवरिश याद नहीं।
तुम्हें अपनी माँ से जरा भी प्यार नहीं। हर वक्त बीमार रहना जैसे तुमने अपना पसंदीदा शौक बना लिया है। और जब तुम बीमार पड़ती हो ना, मुसीबत मेरी आती है। तुम्हारे अंकल कहते हैं कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखती हूँ। तुम बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हो, लेकिन तुम्हारा ये बिगड़ना मैं 2 मिनट में ठीक करके रख दूंगी। मुझे तुम्हारी ये हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। ये कहकर उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, चलो अभी अंदर और जाकर सीधा अपने कमरे में घुसकर अपनी किताबों में लग जाओ, वरना आज तुम्हारी खैर नहीं है। कायरा आंखों में आंसू भरकर रोती हुई आवाज़ में बोली, प्लीज आप ओम को कुछ मत बताना। आपको पता है ना ओम कितना गुस्से वाला है, और अंकल को भी मत बताना। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। प्लीज मेरी प्यारी आंटी जी, कुछ मत बताना, मैं वादा करती हूँ। आज के बाद ये सब कभी नहीं खाऊंगी। बस आज माफ़ कर दो। पता नहीं कैसे मेरा हाथ इन खट्टे आमों पर चला जाता है। मैं खुद को रोक नहीं पाती और रोकने की कोशिश करती हूँ, मगर क्या करूँ, आदत से मजबूर हो जाती हूँ। लेकिन वादा करती हूँ अब पक्का ऐसा नहीं होगा। प्लीज़ आखिरी बार माफ़ कर दो। वह हमेशा उन्हें इसी तरह मना लेती थी, लेकिन आखिर में अपनी पटरी से उतरकर दोबारा वही हरकतें कर बैठती थी। सावित्री देवी ने गुस्से में हाथ झटका, तेज शब्दों में बोली, कसम खाओ मेरी। कायरा ने नाक सिकोड़कर मुंह बनाया था। बोली, नहीं आंटी जी, मैं आपकी कसम नहीं खाऊंगी। मेरा कब मन मचल जाए कुछ पता नहीं रहता। आप रोज कसम खिलाती रहती हो, एक दिन कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। वह जल्दी में उल्टा बोल गई थी। सावित्री देवी ने आंखें तंग करके सख्त नजरों से उसे घूरा था। कायरा ने जल्दी होंठ सिकोड़कर मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा ठीक है आंटी, आपकी कसम खाती हूँ, अब ये सब नहीं खाऊंगी। बस प्लीज किसी को कुछ मत बताना। मैं वादा करती हूँ अब दोबारा ये गलती नहीं दोहराऊंगी। आप जानती है ना ओम कितना गुस्सा करता है। सावित्री देवी उंगली लहराकर बोली, आखिरी बार है, अगली बार मुझसे ही मार खाओगी, याद रखना। कायरा ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। मासूमियत से बोली, जी जी आंटी जी, मार लेना आप, लेकिन अभी किसी को मत बताना। ये कहते ही वह अपना दुपट्टा संभालते हुए तेजी से उठी और अंदर की तरफ भाग गई। उसके दुपट्टे का पल्लू पीछे हवा में लहराता रह गया। पीछे सावित्री देवी खड़ी रह गई। उन्होंने माथे पर हाथ मारा और होठों से बड़बड़ाई, हे भगवान, इस लड़की को कब अकल आएगी, कभी तो समझ आ जाए इस लड़की को कोई बात। आंगन की हरी भरी हवाओं में फिर से परिंदों की आवाज गूंजने लगी, मगर पेड़ के नीचे पड़ी वो आम की छोटी छोटी गुठलियां अब भी वहीं पड़ी थी। वक्त धीरे धीरे बीतता जा रहा था। आंगन में गहरी चुप्पी छाई हुई थी। दोपहर के वक्त सन्नाटा था। बाहर तेज धूप, अंदर पंखे की बराबर चलती हवा माहौल को और भी अजीब बना रही थी। बड़े शीशे वाली खिड़कियों पर पर्दे खिंचे हुए थे, मगर फिर भी रोशनी की हल्की किरण अंदर झांक रही थी। सोफे के कोने पर कायरा बैठी हुई थी। उसके सामने खुली कॉपी रखी हुई थी। वह पूरा ध्यान लगाकर पढ़ाई में लगी हुई थी। उसकी टांगें सोफे पर चढ़ी हुई थी और वह पेंसिल की नोक को बार बार दांतों से कुचल रही थी। दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। बायोलॉजी में हमेशा उसके कम नंबर आते थे। सिर्फ ओम ही उसे समझा सकता था, मगर ओम से पढ़ते हुए उसे डर ही महसूस होता था। अगर सानवी खाली होती तो उसकी मदद जरूर करती। कुछ पल के बाद सानवी आंगन में दाखिल हुई। उसका चेहरा पूरा पसीने में डूबा हुआ था और दुपट्टे से बार बार चेहरा पोंछ रही थी। कायरा के करीब आकर बैठी और थके हुए शब्दों में बोली, लाडो, बहुत गर्मी हो रही है। मौसम ने तो जैसे आफत मचा रखी है। मेरा बस चले तो किचन में भी एसी लगवा लूं, लेकिन फालतू के पैसे खर्च होंगे। कायरा ने चौंक कर सिर उठाया। आंखों में सवाल उभरा और हल्की नाराजगी के साथ बोली, तो आप इतना काम क्यों करती हैं किचन में? ओम ने और आंटी ने इतनी नौकरानियां हवेली में रखी हुई है, फिर आप क्यों खुद को चूल्हे में झोंकती रहती हो? कभी मुझे देखा है किचन में जाते हुए? मैं तो हमेशा अपने सुकून का ख्याल रखती हूँ। एक आप हैं, शादी को सिर्फ 6 महीने रह गए हैं, लेकिन कोई ख्याल ही नहीं। सानवी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया। नरम आवाज में बोली, तुम्हें तो शौक है ना, और वैसे भी तुम करोगी भी क्या? सारी जिंदगी तुम्हें यहीं रहना है। मेरी माँ है, मेरी दादी है, सभी लोग तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे, लेकिन मैं तो पराए घर जाऊंगी ना, इसलिए ये सब सीखना मेरे लिए बहुत जरूरी है। कायरा ने हैरानी से पलकें झुकाई और जरा ऊंची आवाज में बोली, क्यों भाई, मैं क्यों यहाँ रहूंगी? मैं भी पराए घर जाऊंगी। अभी तो मैं 18 साल की हुई हूँ। इसी साल मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ है और आपसे 3 साल छोटी हूँ। फिर मेरी शादी भी तो होगी ना, मेरे लिए भी अच्छा सा रिश्ता आ जाएगा। फालतू में आप कह रही हैं कि सारी जिंदगी यहीं रहूंगी। फिर वह जरा रुकी और हंसी दबाते हुए बोली, अगर मैं सारी जिंदगी यहीं रही तो पूरा घर पागल हो जाएगा। ओम की पत्नी मुझे कच्चा चबा जाएगी। अपनी बात पर खुद ही ठहाका लगाकर हंस पड़ी थी। सामने बैठी सानवी भी उसकी बात सुनकर हंस पड़ी थी। वह दिल ही दिल में सोच रही थी,
काश ये मासूम जानती कि घर वालों ने उसकी शादी ओम के साथ कई साल पहले तय कर दी है, मगर इस राज को जुबान पर लाना अभी ठीक नहीं था, क्योंकि सब जानते थे कि कायरा कितनी जिद्दी है। कोई भी उसकी जिद अभी तोड़ना नहीं चाहता था। कायरा ने कॉपी बंद की और जिद भरे शब्दों में बोली, चलो हम दोनों उनके कमरे में चलते हैं। अभी वो अपने कमरे में नहीं होंगे, थोड़ी देर कमर सीधी कर लेंगे, वहाँ तो एसी भी है। मुझे तो इतनी जलन होती है, हम सबके कमरों में कूलर लगा है और उनका कमरा इतना शानदार है। सानवी ने जल्दी नामे सिर हिलाया, गंभीरता से बोली, नहीं नहीं, रहने दो, भाई को पसंद नहीं है कोई उनके कमरे में जाए। कायरा ने होंठ फुलाए और रूठे हुए शब्दों में बोली, अरे चलो ना प्लीज, क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए ही तो जाएंगे, गर्मी से हमारी जान निकल रही है, कुछ देर आराम कर लेंगे। सानवी ने पहले मना किया, फिर कायरा की मासूम जिद पर मुस्कुरा दी। उसके शब्दों में लाचारी थी। अच्छा ठीक है, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए। ये सुनते ही कायरा का चेहरा खिल उठा। वह खुशी से उछलकर खड़ी हुई, सानवी का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ भागी। दोनों तेजी से कदम बढ़ाते हुए ओम के कमरे की तरफ जाने लगे। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि ओम कुछ घंटे पहले ही वापस आ चुका है और इस वक्त अपने कमरे में ही मौजूद है। कुछ पल के बाद दोनों उसके कमरे के सामने थी। ओम के कमरे का दरवाजा धीरे से खुला, अंदर ठंडी हवाओं का झोंका सा महसूस हुआ। कमरे की हर चीज अपनी जगह बिल्कुल सलीके से रखी हुई थी। साइड टेबल पर किताबें प्यार से सजी हुई थी। अलमारी का दरवाजा बंद था। बेड के चादर पर एक भी सिलवट नहीं थी। कमरे की हवाओं में एक खास तरह की सख्ती, अनुशासन झलक रहा था, जो उसके व्यक्तित्व का पता देता था। सानवी एक पल को रुक गई। उसने गर्दन मोड़कर कमरे में नजर दौड़ाई, फिर धीमी आवाज में बोली, बच्ची ऐसा क्यों लग रहा है, कमरे में कोई मौजूद है? देखो ना, एसी की कितनी ठंडक हो रही है। कायरा हंस दी, फिर उछलती कूदती बेड की तरफ बढ़ी और फिसलकर उसके बेड पर बैठ गई। बोली, हो सकता है कोई नौकरानी सफाई करने आई हो और आपको पता ना हो। आजकल की नौकरानियां कितनी एडवांस हो गई हैं। किसी ने चला दिया होगा एसी। आइए ना आराम करते हैं। सानवी ने कुछ सोचते हुए हामी भर ली, मगर आखिरकार वह उसके पास जाकर बैठ गई। कायरा ने अपनी गर्दन तकिए पर टिका दी और शरारती अंदाज में बोली, काश ओम पुलिस वाला होता तो हम घर में बहुत मजे कर रहे होते। पूरा महीना घर पर ना होते और हम उनके बिस्तर पर आराम से मजे से सोते। सानवी ने जल्दी से उसे डांटा, ये कैसी बातें कर रही हो, अगर भाई को पता चला तो आफत आ जाएगी। वह हर बात को बड़ी गंभीरता से लेते हुए बोली। सानवी ने सिर हिलाया, मगर कायरा अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। वह हैरानी भरे शब्दों में बोली, सच में अगर ऐसा होता तो मैं इस कमरे को पूरा कब्जा कर लेती। यहाँ अपनी कॉलेज की किताबें बिखेरे रखती, यहाँ टेबल, यहाँ कुर्सी रखती, पूरा कलर होता, कितना मजा आता। आप उस तरफ सोती, मैं इस तरफ। सानवी ने एक बार फिर नामे सिर हिलाया, मगर उसकी हंसी भी छुपाए नहीं छुप रही थी। दोनों सहेलियां अपनी ही दुनिया में मगन थी, ये जाने बिना कि ओम हकीकत में कमरे में ही मौजूद था। वॉशरूम के बंद दरवाजे के पीछे वह दाढ़ी बनाते हुए उनकी हर बात सुन रहा था। एसी की ठंडक यूं ही नहीं थी, उसके जाने से पहले ही बंदोबस्त हो चुका था। कोई नौकरानी कमरे में नहीं आई थी। सहेलियों की बातें गूंज रही थी। कायरा की आवाज़ बार बार सानवी के ठहाकों से मिलकर माहौल को हल्का फुल्का रंगीन बना रही थी, मगर अगले ही पल सारी दुनिया जैसे थम सी गई हो। बाथरूम का दरवाज़ा एकदम खुला। सबसे पहले ठंडी हवा की एक लहर बाहर निकली, फिर कदमों की आहट सुनाई दी। अगले पल ओम नजर आया। वह सिर्फ अपने जिस्म पर तौलिया पहने हुए था, दूसरे तौलिए से अपना फेस साफ कर रहा था। सानवी का रंग बिल्कुल उड़ गया। उसने एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जल्दी से भागती हुई कमरे से बाहर निकल आई, इससे पहले कि वो ओम के गुस्से का शिकार बनती। कायरा का दिल जैसे गले में ही अटक गया हो। वह बिल्कुल सुन बैठी रह गई, आंखें फटी फटी रह गई। उसके चेहरे पर शर्म और डर, हैरानी, सब कुछ एक साथ उतर आया था। ओम ने उसे देखते ही कदम रोक लिए। एक हाथ से गर्दन पर तौलिया फेरते हुए भारी आवाज में बोला, मेरे कमरे में सोने का बहुत शौक है ना तुम्हें, फिक्र मत करो, आज तुम्हारा बंदोबस्त कर देता हूँ। ये कहते हुए उसने हाथ में पकड़ा हुआ तौलिया जोर से कायरा की तरफ उछाल दिया। और मेरे हिसाब से तुम बालिग भी हो गई हो। ये कहते उसका फेंका हुआ तौलिया उसके चेहरे से हटाया। ठंडे पानी के छींटे उसके मुंह पर बिखर गई। कायरा की सांस जैसे थम सी गई, कदम जमीन में पड़ गए। दिल बेकाबू धड़कने लगा। वह कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं कर सकी। उसकी नजरें ओम की पीठ पर जमी रह गई, जो अजीब सी चाल चलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। तौलिया फेंकने के बाद वो पलटा भी नहीं। बिना एक पल लगाए वो कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद भी कमरे में उसकी मौजूदगी का दम बाकी थी। कायरा ने कांपते हाथों से चेहरे से तौलिया हटाया।
वह अभी भी डर से कांप रही थी। सांस अटक अटक कर चल रही थी। जैसे ही उसे थोड़ा होश आया, वह झटके से खड़ी हुई, अपने दुपट्टे को संभालते हुए दरवाजे की तरफ लपकी। कमरे से बाहर निकलते ही उसके कदम अपने आप तेज हो गए, जैसे पीछे से कोई पकड़ ना ले। आंगन में दौड़ती हुई वह खुद भी हैरान थी कि अभी क्या हुआ है। दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। ओम के शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। आज तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ। न जाने क्यों ये शब्द उसे भीतर से डरा कर रख रहे थे। वक्त धीरे धीरे बीत गया। रात का समय था। हवेली के बड़े कमरे में जो कौशल्या देवी का खास बैठक था, वहाँ महफिल सी जमी हुई थी। कालीनों पर एक रोशनी फैली हुई थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थी, लकड़ी के बने फ्रेम में झिलमिलाते दिखाई दे रहे थे। कमरे के बीचों बीच भारी सोफे पर सब लोग अपनी अपनी जगह बैठे थे। कौशल्या देवी हमेशा की तरह अपने बड़े सोफे पर बैठी थी। उनके बराबर में ओम बैठा हुआ था, मगर माहौल में एक गंभीर सी गंभीरता थी। रघुनाथ भी मौजूद थे, चुपचाप ध्यान से सब कुछ सुनने के लिए तैयार। दूसरी तरफ सानवी बैठी थी। चेहरे पर थकन के आसार थे, मगर साथ ही शक और घबराहट भी साफ झलक रही थी। पूरे कमरे में गंभीर सन्नाटा था, मगर एक कुर्सी खाली थी, कायरा की। वह हमेशा की तरह अपने कमरे में फालतू की रील देखने में मगन थी और इस वक्त किसी को उसकी मौजूदगी का खास एहसास भी नहीं हो रहा था। ओम ने सबकी तरफ देखा, फिर गहरी सांस ली और पूरे भरोसे शब्दों में बोला, आप लोगों को मैंने यहाँ इसलिए इकट्ठा किया है क्योंकि मुझे एक जरूरी बात करनी है। सबकी नजरें एकदम उसकी तरफ उठ गई। रघुनाथ साहब ने अपना चश्मा ठीक किया। सावित्री देवी ने होंठ भींचे और कौशल्या देवी ने भवें उठाकर कहा, बोलो बेटा, क्या बात है। ओम ने तसल्ली भरे शब्दों में कहा, सानवी का रिश्ता तय हो चुका है। शादी में अभी 4-5 महीने बाकी है। लेकिन वे जरा सा रुक गया। उसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली थी। क्या ओम अपनी और कायरा की शादी की बात करने वाला है या कुछ और आखिर कायरा उनके घर में क्यों रहती है? इसके पीछे का राज जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें और मेरी वीडियो जहां कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।